ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1 लाख साल पहले एक रहस्यमयी घाटी से, जहां आसमान से किसी विशाल चीज की परछाई जमीन पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। वह विशाल चीज दरअसल एक स्पेसशिप होती है। एक आदमी झरने के किनारे आता है। यह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन प्रजाति का प्राणी इंजीनियर होता है। वह अपने हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला बर्तन उठाता है और उसमें मौजूद काले रंग का पदार्थ पी लेता है। जैसे ही वह पदार्थ उसके शरीर में जाता है, उसका शरीर गलने लगता है, कोशिकाएं टूटने लगती हैं और उसका पूरा डीएनए बिखरने लगता है। कुछ ही देर में वह एलियन झरने में गिर जाता है और उसका शरीर पूरी तरह नष्ट होकर पानी में घुल जाता है। उस एलियन का डीएनए पानी में मिलकर एक नया डीएनए बनाता है और इसी नए डीएनए से धरती पर मानव जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद कहानी 1 लाख साल आगे बढ़ती है, यानी साल 2043 में। वैज्ञानिकों की एक टीम स्कॉटलैंड में खुदाई कर रही होती है। इस टीम का नेतृत्व शॉ और हॉलोवे कर रहे होते हैं। खोज के दौरान उन्हें एक 35,000 साल पुरानी गुफा की पेंटिंग मिलती है, जिसमें इंसानों को एक विशाल प्राणी की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वह विशाल प्राणी आसमान में एक खास तारामंडल स्टार सिस्टम की ओर इशारा कर रहा होता है। 4 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है। पृथ्वी से लगभग 34 ट्रिलियन किलोमीटर दूर प्रोमीथियस नाम की स्पेसशिप 17 लोगों के क्रू के साथ अपने सीक्रेट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही होती है। स्पेसशिप के अंदर डेविड नाम का एक एंड्रॉइड क्रू मेंबर अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटी करता रहता है, जबकि बाकी सभी क्रू मेंबर्स क्रायो स्लीप में होते हैं। अचानक स्पेसशिप को एक तेज झटका लगता है, जो इस बात का संकेत होता है कि वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। डेविड बाहर देखता है और उसे एक अजीब सा ग्रह दिखाई देता है। कुछ ही देर में इस मिशन की सुपरवाइजर मेरेडिथ विकर्स नींद से जाग जाती है। वह डेविड से पूछती है कि बाकी लोग कितने समय से सो रहे हैं। डेविड जवाब देता है 2 साल 4 महीने 18 दिन 36 घंटे और 15 मिनट। इसके बाद सभी क्रू मेंबर्स को जगाया जाता है और सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उन्हें एक 3D होलोग्राम दिखाया जाता है, जिसमें वेलैंड कॉर्पोरेशन के फाउंडर पीटर वेलैंड दिखाई देते हैं। वे बताते हैं कि इसी मिशन की नींव उन्होंने रखी थी। ये होलोग्राम उन्होंने 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था और अगर वे सब इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका मिशन अब सच होने वाला है। इसका मतलब साफ होता है कि वे सब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और पीटर वेलैंड अब जिंदा नहीं है। पीटर आगे सबको डेविड के बारे में बताते हैं कि डेविड कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है। डेविड उनके लिए एक बेटे की तरह है। इसके बाद वह डॉ चार्ली हॉलोवे और डॉ एलिजाबेथ शॉ का सबसे परिचय करवाते हैं। पीटर दोनों को इस मिशन का इंचार्ज घोषित करते हैं और पूरी जिम्मेदारी सौंपकर होलोग्राम से गायब हो जाते हैं। इसके बाद डॉ हॉलोवे अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। वे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर हुई पुरातत्व खुदाइयों की तस्वीरें दिखाते हैं। मिस्र, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और हाल ही में स्कॉटलैंड में मिला 35,000 साल पुराना गुफा चित्र। वे बताते हैं कि ये सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं और हर सभ्यता के बीच सैकड़ों सालों का अंतर है। इनका आपस में कोई संपर्क भी नहीं था। फिर भी हर जगह एक जैसा ही चित्र मिलता है, जिसमें एक विशाल प्राणी आसमान में एक तारामंडल की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे ही चित्र हर सभ्यता में पाए गए हैं। इन चित्रों में दिखाया गया तारामंडल जिस गैलेक्सी में मौजूद है, वह पृथ्वी से इतनी दूर है कि प्राचीन सभ्यताओं को उसके बारे में जानना नामुमकिन था। हैरानी की बात यह है कि उस गैलेक्सी में एक सूरज मौजूद है और उसके चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है, जिसके 3 चंद्रमा हैं। उनमें से एक चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण है, लगभग हमारी धरती जैसा, और आज ही सुबह वे उसी चंद्रमा पर पहुंचे हैं। इसके बाद डॉ शॉ बताती हैं कि गुफा चित्रों में दिखाया गया विशाल प्राणी असल में एक एलियन प्रजाति है। उन्हीं एलियंस ने इंसानों को बनाया है। एक तरह से वे हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे रचयिता। इन चित्रों के जरिए वे हमें एक संदेश दे रहे हैं कि आओ हमें ढूंढो उसी तारामंडल में। प्रेजेंटेशन के बाद डेविड दोनों डॉक्टर्स को सुपरवाइजर मेरेडिथ विकर्स के चैम्बर में ले जाता है। विकर्स दोनों से साफ कहती हैं कि अगर उन्हें इस चंद्रमा पर एलियंस मिल भी जाए तो वे उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। डॉक्टर इसकी वजह पूछते हैं, लेकिन विकर्स कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में डेविड हॉलोवे आपस में बात कर रहे होते हैं। डेविड बताता है कि उसने पिछले 2 सालों में कई प्राचीन भाषाएं सीख ली हैं और अब वह एलियंस से संवाद करने में सक्षम है। इसके बाद स्पेसशिप को चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी होती है। तभी डॉ हॉलोवे की नजर एक अजीब से स्ट्रक्चर पर पड़ती है। वह स्ट्रक्चर किसी भी तरह से प्राकृतिक नहीं लगता। हॉलोवे कैप्टन से वहीं लैंडिंग करने को कहता है। वहाँ का वातावरण लगभग धरती जैसा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3% से ज्यादा थी, जिसका मतलब था कि बिना सूट के 2 मिनट भी बिताना मौत को बुलावा देना था। अंधेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। डेविड समेत 6 लोगों की एक टीम उस विशाल टीलानुमा स्ट्रक्चर की ओर बढ़ती है। टीम में मौजूद जियोलॉजिस्ट बताता है कि वह स्ट्रक्चर अंदर से खोखला है। वे सभी उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद जियोलॉजिस्ट ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की स्कैनिंग शुरू कर देता है
ताकि पूरी टीम एक 3D मैप देख सके। हॉलोवे बताते हैं कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर से बहुत कम है। उनका कहना होता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज है जो हवा को साफ कर रही है। ये कहकर वे अपना हेलमेट उतार देते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि उन्हें कुछ भी नहीं होता। एक एक करके बाकी लोग भी अपने हेलमेट उतार देते हैं। तभी डेविड को एक स्विच पैनल दिखाई देता है जिस पर अजीब से चिन्ह बने होते हैं। डेविड उन चिन्हों पर अपनी उंगली फिराता है। अचानक पूरा हॉल रोशनी से भर जाता है और उनके सामने विशालकाय प्राणियों की दौड़ती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। वह असल में एक 3D रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग में भी वही विशालकाय लोग दिखाई देते हैं जो किसी अज्ञात चीज से डरकर जान बचाकर भाग रहे होते हैं। सभी लोग उन आकृतियों का पीछा करते हैं। भागते हुए उन विशालकाय प्राणियों में से एक दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते गिर जाता है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही उसका शरीर बीच से कट जाता है। सिर दरवाजे के एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ रह जाता है। उस विशालकाय प्राणी का शरीर देखकर जियोलॉजिस्ट घबरा जाता है। वह बायोलॉजिस्ट के साथ तुरंत वहां से निकलकर स्पेसशिप की ओर लौट जाता है। शॉ कार्बन रीडिंग से पता लगाती हैं कि उस विशाल जीव की मौत को करीब 2000 साल हो चुके हैं। इस बीच डेविड स्विच पैनल पर उंगली चलाकर दरवाजे की लॉकिंग सिस्टम को ओवरराइड कर देता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के दूसरी तरफ उन्हें उस जीव का कटा हुआ सिर मिलता है और साथ ही एक विशालकाय चेहरे की मूर्ति भी दिखाई देती है। पूरे कमरे में बड़ी बड़ी कुर्सियां रखी होती हैं। जमीन पर केंचुए जैसे जीव रेंग रहे होते हैं और छत पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनी होती है। लेकिन जैसे ही वे लोग उस कमरे में प्रवेश करते हैं, कमरे में अजीब बदलाव शुरू हो जाता है। वहाँ रखी कुर्सियां पिघलने लगती हैं और उनमें से काले रंग का द्रव बहने लगता है। छत पर बनी पेंटिंग भी खराब होने लगती है। शॉ समझ जाती हैं कि उनके आने से कमरे का तापमान बदल गया है। वह सभी को तुरंत वहाँ से बाहर निकलने को कहती हैं और उस कटे हुए सिर को एक बड़े पॉलिथीन बैग में डालकर साथ ले लेती हैं। तभी कैप्टन सबको सूचित करता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है, इसलिए सभी को तुरंत स्पेसशिप पर लौटना होगा। शॉ थोड़ा और समय मांगती है, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें सिर्फ 15 मिनट की मोहलत देती है। उसके बाद स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर दिया जाना था। इधर डेविड चुपके से एक पिघली हुई वस्तु का एक पिंड अपने बैग में रख लेता है। उन पिंडों से निकलने वाले काले द्रव को कुछ छोटे जीव अपना भोजन बना रहे होते हैं। सभी लोग तेजी से स्पेसशिप की ओर भागते हैं। उनके पीछे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान बढ़ रहा होता है। ये कोई साधारण तूफान नहीं था। उसमें सिलिका के कण और हजारों वोल्ट की बिजली मौजूद थी। वे लोग मुश्किल से स्पेसशिप तक पहुंच पाते हैं, लेकिन तभी एलियन का कटा हुआ सिर उछलकर नीचे गिर जाता है। उसे उठाने की कोशिश में शॉ तेज तूफान में हवा में उड़ने लगती है। हॉलोवे उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। तभी डेविड आगे बढ़कर दोनों की जान बचा लेता है। स्पेसशिप पर लौटने के बाद उन्हें पता चलता है कि बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट वापस नहीं आए हैं। असल में वे दोनों उसी स्ट्रक्चर के अंदर रास्ता भटक गए होते हैं। कैप्टन उन्हें मैसेज करता है कि तूफान की वजह से उन्हें रात वहीं उसी स्ट्रक्चर में गुजारनी होगी। उधर स्ट्रक्चर के अंदर दोनों को एलियंस की लाशों का ढेर मिलता है। ये सभी लाशें लगभग 2000 साल पुरानी होती हैं। इधर स्पेसशिप पर डॉक्टर्स उस एलियन के सिर का एनालिसिस करते हैं। जांच में पता चलता है कि जिसे वे सिर समझ रहे थे वह असल में सिर्फ एक हेलमेट है। एलियन का असली सिर तो हेलमेट के अंदर होता है। जब वे उसके सिर की गहराई से जाँच करते हैं तो पता चलता है कि वह किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित था। उस वायरस के बारे में और जानने के लिए वे उसे सक्रिय करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, इन्फेक्शन के कारण वह सिर अचानक जोरदार हरकत करता है। एलियन के डीएनए की जांच के बाद एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। उसका डीएनए इंसानों के डीएनए से पूरी तरह मेल खाता है। इससे साफ हो जाता है कि यही एलियंस हमारे पूर्वज हैं। यही वे इंजीनियर्स हैं जिन्हें ढूंढने के लिए वे यहाँ आए थे। उधर डेविड चुपचाप अपने साथ लाए गए पिंड को खोलता है और उसमें से थोड़ा सा काला सैंपल निकाल लेता है। फिर वह सैंपल चुपके से हॉलोवे के ड्रिंक में मिला देता है। इस बात से अनजान हॉलोवे वह ड्रिंक पी लेते हैं। इसके बाद हॉलोवे जाकर शॉ से मिलता है। शॉ उसे बताती है कि इंसान दरअसल उन्हीं एलियन इंजीनियर्स की संतान है, लेकिन बच्चों का जिक्र सुनते ही डॉन शॉ भावुक हो जाती है, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन की वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती थी। हॉलोवे उसे समझाने की कोशिश करता है और उसी भावनात्मक पल में दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। उधर बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट भटकते भटकते फिर उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पिघले हुए पिंडों से निकला काला द्रव्य पूरे कमरे में फैल चुका होता है। अचानक उन्हें उस द्रव्य में सांप जैसे दो जीव दिखाई देते हैं। असल में ये वही केंचुए होते हैं जो काले द्रव्य के संपर्क में आकर भयानक जीवों में बदल चुके होते हैं। बायोलॉजिस्ट एक केंचुए के पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह जीव उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जियोलॉजिस्ट उस जीव को काट देता है, लेकिन उसके एसिड जैसे खून से वह बुरी तरह जल जाता है। वह जीव उसी जगह से दोबारा उग आता है और बायोलॉजिस्ट के सूट के अंदर घुस जाता है। इन केंचुए जैसे
जैसे जीवों की वजह से दोनों की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर स्पेसशिप में हॉलोवे की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे अपनी आंख के अंदर एक छोटा सा जीव हिलता हुआ दिखाई देता है। तूफान अब थम चुका होता है, लेकिन बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप से भेजे गए किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहे होते। इसलिए कैप्टन अपने दल के साथ रात में ही उन्हें खोजने निकल पड़ता है। वे लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचकर दोनों की तलाश शुरू करते हैं। दूसरी तरफ डेविड अकेले ही स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से में चला जाता है। वहाँ उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जिसके चारों तरफ हजारों पिंड जैसे कंटेनर रखे होते हैं। सुपरवाइजर यह सब डेविड के सूट में लगे कैमरे के जरिए देख रही होती है। फिर डेविड को एक और कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में प्रवेश करते ही वह अपना कैमरा बंद कर देता है। यह कमरा असल में इंजीनियर्स का स्लीपिंग चैम्बर होता है। इधर कैप्टन और उसकी टीम को बायोलॉजिस्ट की लाश मिल जाती है, लेकिन जियोलॉजिस्ट कहीं दिखाई नहीं देता। उसी वक्त हॉलोवे की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। इन्फेक्शन फैलने के डर से सभी तुरंत स्पेसशिप की ओर लौट जाते हैं। उधर डेविड स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद कंट्रोल पैनल के कुछ बटन दबाता है, जिससे एक 3D रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। रिकॉर्डिंग देखकर डेविड समझ जाता है कि इंजीनियर पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। डेविड को एहसास होता है कि उनमें से एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है, जो गहरी और लंबी नींद में सो रहा है। इधर स्पेसशिप तक पहुंचते पहुंचते हॉलोवे का शरीर बुरी तरह बदलने लगता है। इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए सुपरवाइजर उसे अंदर आने से रोक देती है। हॉलोवे भी समझ जाता है कि वह एक खतरनाक संक्रमण का शिकार हो चुका है और अब सबके लिए खतरा बन गया है। वह खुद ही चिल्लाते हुए सुपरवाइजर की ओर बढ़ता है कि उसे मार दिया जाए। हॉलोवे को अपनी तरफ आते देख सुपरवाइजर उसे जिंदा जला देती है। हॉलोवे को जलते देखकर शॉ बुरी तरह टूट जाती है। कैप्टन उसे पकड़ता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। जब शॉ को होश आता है तो डेविड उसे बताता है कि वह प्रेग्नेंट है और वह भी 3 महीने की गर्भावस्था। ये सुनते ही शॉ सदमे में चली जाती, क्योंकि हॉलोवे से उसके संबंध सिर्फ 10 घंटे पहले बने थे। 3 महीने पहले तो वह स्लीपिंग चैम्बर में गहरी नींद में थी, और सबसे बड़ी बात, वह कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। डेविड बताता है कि यह कोई सामान्य गर्भ नहीं है। शॉ उससे गिड़गिड़ाकर कहती है कि वह उसके पेट से उस जीव को निकालने में मदद करे, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसके बाद डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देता है। जब डॉन शॉ को स्लीपिंग चैम्बर में ले जाया जा रहा होता है तो वह वहाँ से भाग निकलती है। वह सुपरवाइजर के केबिन में रखी मेडिकल मशीन मेड पॉड की मदद से खुद ही अपना ऑपरेशन करती है और उस परजीवी जीव को अपने शरीर से बाहर निकालकर निष्क्रिय कर देती है। उधर कैप्टन को एक सिग्नल मिलता है कि जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप के बाहर खड़ा है। जब कुछ क्रू मेंबर्स उसे देखने बाहर जाते हैं तो बुरी तरह संक्रमित जियोलॉजिस्ट उन पर हमला कर देता है और कई लोगों को मार देता है। कैप्टन किसी तरह उससे लड़ता है और अंत में उसे मार गिराता है। इधर भागते भागते डॉर शॉ स्पेसशिप के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पीटर वेलैंड को स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था। उन्हें हाल ही में नींद से जगाया गया था ताकि वे उस इंजीनियर से मिल सकें जिसे डेविड जिंदा और सोता हुआ देख कर आया था। असल में पीटर वेलैंड ने इस पूरे मिशन पर पैसा सिर्फ एक वजह से लगाया था, ताकि वह अपने निर्माता यानी इंजीनियर्स से मिलकर अमर बनने का रहस्य जान सके। पीटर वेलैंड इंजीनियर से अमर बनने का तरीका पूछना चाहता है। शॉ भी उसके साथ इंजीनियर से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कैप्टन आकर उन्हें एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि यह प्लैनेट इंजीनियर्स का घर नहीं है, बल्कि यह उनका मिलिट्री बेस है। कैप्टन के मुताबिक यहाँ इंजीनियर्स जैविक हथियार तैयार करते थे। वह काला द्रव्य उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक बायोलॉजिकल वेपन था जो किसी तरह उनके काबू से बाहर हो गया और यहीं मौजूद इंजीनियर्स की मौत का कारण बना। सुपरवाइजर मेरेडिथ विकर्स, जो असल में पीटर वेलैंड की बेटी थी, इंजीनियर से मिलने के सख्त खिलाफ होती है। उसे लगता है कि यह सब उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता। जाने से पहले शॉ डेविड से पूछती है कि अगर पीटर को कुछ हो गया तो उसे प्रोग्राम कौन करेगा। डेविड जवाब देता है, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। इसके बाद डेविड, शॉ और बाकी लोग पीटर वेलैंड को लेकर इंजीनियर के स्लीपिंग चैम्बर में जाते हैं। उधर कैप्टन जब गुफा के 3D मैप को ध्यान से एनालाइज करता है तो उसे एहसास होता है कि वह गुफा दरअसल एक स्पेसशिप है। डेविड सबको बताता है कि इंजीनियर्स पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। असल में इंजीनियर्स पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे और अगले सृजन से पहले वहाँ मौजूद जीवन, खासकर मनुष्य जाति को खत्म करने वाले थे। इसके बाद डेविड इंजीनियर को उसकी लंबी और गहरी नींद से जगा देता है। जैसे ही इंजीनियर जागता है, पीटर वेलैंड उससे उसी की भाषा में पूछता है कि बुढ़ापे के बाद मौत से कैसे बचा जा सकता है। इंजीनियर पहले प्यार से डेविड के सिर पर हाथ फेरता है और अगले ही पल डेविड का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद इंजीनियर बाकी सभी लोगों को बेरहमी से मार देता है। सिर्फ शॉ किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। इंजीनियर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर उड़ान भरने के लिए चालू कर देता है ताकि वह अपना अधूरा
अधूरा मिशन पूरा कर सके, पृथ्वी पर मौजूद पूरी मानव जाति को खत्म करने का मिशन। शॉ ये सब कैप्टन को बताती है। वह कहती है कि किसी भी हाल में इंजीनियर के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि उनका जहाज कोई जंगी जहाज नहीं है, लेकिन शॉ उसे समझाती है कि अब वही आखिरी उम्मीद है। कैप्टन तुरंत अपने क्रू को सुपर इंजन चालू करने का आदेश देता है ताकि उनका स्पेसशिप गोली की तरह तेज रफ्तार पकड़ सके। सुपरवाइजर कहती है कि वह इस मिशन में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि यह स्पेसशिप उसका है और यहाँ उसी की चलेगी। कैप्टन उससे कहता है कि वह उसका लाइफ चैम्बर सतह पर उतार देगा जिसमें वह 2 साल तक जिंदा रह सकती है। सुपरवाइजर तुरंत लाइफ चैम्बर में चली जाती है। कैप्टन बाकी क्रू मेंबर्स को भी लाइफ चैम्बर में जाने को कहता है, लेकिन कोई नहीं जाता। सभी क्रू मेंबर्स खुशी खुशी पृथ्वी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। उधर इंजीनियर का अंतरिक्ष यान उड़ान भर चुका होता है। कैप्टन पहले लाइफ बोट को स्पेसशिप से अलग कर सतह पर रिलीज करता है और फिर सुपरवाइजर को भी उसके लाइफ चैम्बर के साथ छोड़ देता है। जैसे ही प्रोमीथियस का सुपर इंजन पूरी ताकत से चालू होता है, वह तेज रफ्तार में जाकर इंजीनियर के अंतरिक्ष यान से टकरा जाता है। एक भयानक विस्फोट के साथ इंजीनियर का जहाज तबाह होकर धरती पर आ गिरता है। गिरते समय वह अपने साथ सुपरवाइजर और शॉ को भी चपेट में ले लेता है। सुपरवाइजर की मौत हो जाती है, लेकिन एक चट्टान की आड़ की वजह से शॉ बच जाती है। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन बची होती है। ऑक्सीजन लेने के लिए वह कैप्टन द्वारा छोड़ी गई लाइफ बोट की ओर जाती है। वहाँ उसे एक भयानक परजीवी जीव दिखाई देता है। वह तुरंत पहचान जाती है कि यह वही ऑक्टोपस जैसा जीव है जो उसने अपने पेट से निकाला था। वह जीव मरा नहीं था, बल्कि अब और भी बड़ा हो चुका था। तभी वायरलेस रेडियो पर डेविड की आवाज सुनाई देती है। वह बताता है कि इंजीनियर उसे मारने आ रहा है। अचानक इंजीनियर शॉ पर हमला कर देता है। शॉ तुरंत ऑक्टोपस वाले केज का दरवाजा खोल देती है। वह विशाल जीव इंजीनियर पर हमला कर देता है। इंजीनियर और उस जीव की लड़ाई के बीच से शॉ जान बचाकर भाग निकलती है। थकी और टूटी हुई हॉलोवे को याद करके रोने लगती है। तभी डेविड की आवाज फिर से रेडियो पर आती। डेविड उससे मदद मांगता है। शॉ पूछती है कि वह उसकी मदद क्यों करे। डेविड बताता है कि वहाँ और भी कई एलियन स्पेसशिप मौजूद हैं और उन्हें उड़ाना सिर्फ वही जानता है। शॉ उसकी मदद के लिए मान जाती। डेविड कहता है कि अगर वे किसी नए एलियन स्पेसशिप तक पहुंच गए तो पृथ्वी पर लौटने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन शॉ कहती है कि वह पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती। वह वहाँ जाना चाहती है जहाँ से इंजीनियर्स आए थे। डेविड वजह पूछता है। शॉ कहती है, पहले उन्होंने हमें बनाया, फिर हमें मारना चाहा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों। शॉ पृथ्वी पर एक अंतिम मैसेज भेजती है कि प्रोमीथियस स्पेसशिप और उसका पूरा क्रू खत्म हो चुका है और जो भी यह संदेश सुन रहा है वह कभी भी इस चंद्रमा पर आने की कोशिश न करे क्योंकि यहाँ अब सिर्फ मौत है। इसके बाद डेविड और शॉ उस ग्रह की ओर उड़ान भरते हैं जहाँ से इंजीनियर्स आए थे। आखिरी सीन में लाइफ बोट के अंदर इंजीनियर की छाती फाड़कर एक नया एलियन जन्म लेता है। वह एक भयानक चीख के साथ दहाड़ता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।